दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498 का केस कर दिया है और बाद में उसी मामले से जुड़े नए आरोप नए एलिगेशन लगा करके पत्नी दूसरी एफआईआर दर्ज करवा देती है, तो क्या जो दूसरी एफआईआर है वो लीगली वैलिड होगी? क्या पुलिस बिना सोचे समझे दूसरी एफआईआर दर्ज कर सकती है, या फिर आप इसे चुनौती दे करके इसे ख़त्म करवा सकते हैं, क्वैश करवा सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों आज हम जिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करने जा रहे हैं वो हर उस पति के लिए अहम है जो 498 ए के तहत फंसे हैं, और हर उस महिला उस पत्नी के लिए भी ज़रूरी है जो कि इस धारा का मिसयूज़ करती हैं, इस धारा का दुरुपयोग करती हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम केस के बैकग्राउंड को जान लेते हैं। देखिए, ये केस का टाइटल था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सुरेंद्र सिंह राठौर, और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया वो 19 फरवरी 2025 को दिया गया। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बड़ा मुद्दा था वो ये था कि क्या एक ही घटना, एक ही इंसिडेंट या जुड़े हुए मामलों में दूसरी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। दोस्तों सबसे पहले इस केस की जो बैकग्राउंड है उसे समझ लेते हैं। देखिए, राजस्थान सरकार ने एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार के यानी कि करप्शन के आरोप लगाए थे। पहली एफआईआर में रिश्वत मांगने के आरोप थे, और बाद में पुलिस को ये पता चला कि वो काफ़ी लंबे समय से भ्रष्टाचार में लिप्त था, जिसके चलते दूसरी एफआईआर दर्ज की गई। दोस्तों जैसे ही आरोपी के ऊपर दूसरी एफआईआर दर्ज की गई तो वैसे ही आरोपी ने हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल की कि उसके ऊपर जो सेकंड एफआईआर की गई है उसे रद्द किया जाए, उसे क्वैश किया जाए। दोस्तों इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा आरोपी की एप्लीकेशन को, पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, और हाई कोर्ट का कहना था कि आरोपी के ऊपर जो दूसरी एफआईआर करी गई है वो बिल्कुल गलत है, और ऐसे में हाई कोर्ट ने दूसरी एफआईआर को गलत ठहराया और उसे रद्द करने के आदेश दे दिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद सरकार यहीं पर नहीं रुकी। राजस्थान सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करी। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या दूसरी एफआईआर को सही माना जाए या नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा और ये 498 के मामलों पर कैसे असर डालेगा, आइए इसे जानते हैं। दोस्तों इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया, समझाया कि कब दूसरी एफआईआर वैध होगी यानी कि लीगल होगी और कब वो सही नहीं मानी जाएगी। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर दूसरी एफआईआर नए तथ्यों, नए फैक्ट्स और नए एलिगेशंस पर आधारित है तो वो वैध होगी, वो वैलिड होगी। यानी कि अगर पहली एफआईआर में जो तथ्य हैं उसके अलावा कुछ नए तथ्य दूसरी एफआईआर में आते हैं, और जो पहली एफआईआर में एलिगेशन लगाए गए हैं उससे हट करके नए एलिगेशन दूसरी एफआईआर में आते हैं, तो ऐसे में दूसरी एफआईआर वैलिड होगी और उसे इनवैलिड कहना गलत होगा। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूसरे पॉइंट में बताया कि अगर दूसरी एफआईआर पहली एफआईआर का विस्तार मात्र हो, यानी कि पहली एफआईआर में कोई डिटेल्स मेंशन करनी रह गई हैं, उस डिटेल्स को मेंशन करने के लिए दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है, तो ऐसे में दूसरी एफआईआर गलत होगी। क्योंकि अगर कोई चीज़ मिस आउट हो गई है, डिटेल्स मिस हो गई हैं, केवल उसकी खानापूर्ति करने के लिए दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि जहां पर पहली एफआईआर और दूसरी एफआईआर में सेम आरोप हों, तो ऐसे में जो दूसरी एफआईआर की गई है वो गलत मानी जाएगी, वो लीगली वैलिड नहीं होगी। यानी कि दोनों एफआईआर में अलग अलग एलिगेशन होने चाहिए। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि अगर पहली एफआईआर किसी स्पेसिफिक आरोप, किसी स्पेसिफिक एलिगेशन पर केंद्रित है, लेकिन बाद में कोई बड़ी साजिश या बड़ी सच्चाई सामने आती है,
तो ऐसे में दूसरी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने दूसरी एफआईआर को जो ख़त्म कर दिया था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड किया और जांच को जारी रखने के आदेश दिए। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो फर्स्ट एफआईआर थी और जो सेकंड एफआईआर थी, दोनों ही लीगली वैलिड थी। दोस्तों, अब जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जहां पर सेकंड एफआईआर भी वैलिड हो सकती है, उसका 498 के केसों पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई पत्नी 498 के तहत पति और उसके परिवार वालों पर दहेज के आरोप लगा देती है, मार पिटाई के आरोप लगा देती है और बाद में उसी घटना को लेकर के दूसरी एफआईआर यानी कि नई एफआईआर दर्ज करवाती है, तो क्या वो कानूनी रूप से वैलिड होगी। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 498 के केसेस में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला इफेक्ट तो ये होगा कि अगर जो नई एफआईआर है, सेकंड एफआईआर है, उसमें नए आरोप, नए एलिगेशन और साथ में नए सबूतों पर वो आधारित है, तो ऐसे में जो सेकंड एफआईआर होगी वो मान्य होगी, वो वैलिड होगी। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि पहली एफआईआर में पत्नी ने शारीरिक हिंसा यानी कि फिजिकल क्रूअल्टी के आरोप लगाए, लेकिन बाद में मानसिक प्रताड़ना के नए सबूत मिलते हैं और उसको लेकर के पत्नी दूसरी एफआईआर दर्ज कराती है, तो ऐसे में टेक्निकली दूसरी एफआईआर वैध होगी, यानी कि दूसरी एफआईआर भी वैलिड होगी। इसी में दूसरा इफेक्ट ये आता है कि अगर जो पत्नी ने दूसरी एफआईआर कराई है वो केवल और केवल पहले वाले आरोपों को, पहले वाले एलिगेशंस को दोहराती है, तो ऐसे में जो दूसरी एफआईआर पत्नी ने कराई है वो सही नहीं होगी। और अगर पुलिस दूसरी एफआईआर ऐसे में दर्ज करती है तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और इसे ख़त्म करवाया जा सकता है, क्वैश करवाया जा सकता है। इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि पहली एफआईआर में पत्नी ने कहा था कि पति ने उससे दहेज के लिए प्रताड़ित किया, उस पर क्रूअल्टी करी, और दूसरी एफआईआर में वही आरोप बिना नए सबूतों के फिर से लगा दिए गए, तो ऐसे में सेकंड एफआईआर इनवैलिड होगी, इल्लीगल होगी और वो अवैध होगी। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि अगर सेकंड एफआईआर हो रही है तो ऐसे में पुलिस और कोर्ट्स को इंश्योर करना होगा कि दूसरी एफआईआर सही कानूनी आधार पर है या नहीं है। दोस्तों, अब इस जजमेंट को पति पत्नी के पक्ष से यानी कि पति पत्नी के व्यू पॉइंट से देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पति के व्यू पॉइंट से देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि पति के ऊपर ऑलरेडी 498 की एफआईआर दर्ज है और पत्नी उसे हरास करने के लिए उस पर एक नई यानी कि सेकंड एफआईआर दर्ज करवा देती है, तो ऐसे में पति कोर्ट के सामने ये डिफेंस ले सकता है कि उस पर ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है और जो नई एफआईआर दर्ज की गई है, जो सेकंड एफआईआर दर्ज की गई है, वो केवल एक रेपिटेशन है फर्स्ट एफआईआर की। यानी कि फर्स्ट एफआईआर में जो एलिगेशन लगाए गए हैं वही एलिगेशन सेकंड एफआईआर में है। सेकंड एफआईआर में उनको एक्सप्लेन कर दिया गया है, कोई भी नया एलिगेशन नहीं है, कोई भी नया इंसिडेंट नहीं है, किसी भी तरह का कोई नया एविडेंस नहीं है, केवल हरास करने के लिए ही सेकंड एफआईआर करवाई गई है। तो ऐसे में अगर ये चीज़ें पूरी होती हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो किया जाएगा और सेकंड एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। दोस्तों, अब पत्नी के व्यू पॉइंट से देखते हैं कि अगर किसी पत्नी को पहली एफआईआर में न्याय नहीं मिलता है या बाद में उसके पास नए सबूत आ जाते हैं, वो नए एलिगेशन लगाती है, तो टेक्निकली इस फैसले के आधार पर पत्नी दूसरी एफआईआर दर्ज करवा सकती है। लेकिन क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 498 के मामले 90 से 95% तक मिसयूज़ होते हैं, उनका दुरुपयोग होता है, तो ऐसे में कोर्ट को बहुत ही कॉशियसली चलना होगा। पुलिस और कोर्ट पर यह बड़ी जिम्मेदारी होगी कि जब भी सेकंड एफआईआर की बात आती है तो उन्हें देखना होगा कि क्या सेकंड एफआईआर का आधार सही है, कहीं ये केवल और केवल पति या उसके परिवार वालों को हरास करने के लिए तो नहीं है। यानी कि यहाँ पर जाकर के कोर्ट और पुलिस का रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, इस फैसले ने दोनों पक्षों को यानी कि पति और पत्नी दोनों को एक क्लैरिटी ला दी है। अब केवल उन्हीं मामलों में दूसरी एफआईआर संभव होगी जहां पर नए तथ्य सामने आए हैं,
जिससे झूठे केसों की संख्या घटनी चाहिए और असली पीड़ितों को ही न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आगे आने वाला समय ही बताएगा कि ये कानून कितना सदुपयोग होता है और कितना दुरुपयोग होता है। दोस्तों, अंत में मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 498 के मामलों में झूठे केसों पर लगाम लगाएगा या फिर इससे और अधिक एफआईआर दर्ज होंगी? आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में, जजमेंट के बारे में? ज़रूर बताइएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।